मोक्ष के हिचकिचाहट से भरे सवाल को सुन अनिरुद्ध उसके गर्दन के करीब जा किस करते हुए कान के पास जा कहता है, अगर मैं कहूँ कि नहीं, कुछ और करने से सर दर्द ठीक होगा तो क्या तुम करोगे? ये सुन मोक्ष हिचकिचाकर कहता है, आप क्या करना चाहते हो? ये सवाल सुन अनिरुद्ध उसे अपने बाहों में भर कहता है, बहुत कुछ पर अभी नहीं। इतना कहने के बाद वो उससे दूर हो अपने चेयर पर बैठ कहता है, अब शांति से बैठे रहो और मुझे डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल मत करना। इतना कहने के बाद वो लैपटॉप में काम करने लगता है तो मोक्ष उसे ध्यान से देखने लगता है। तभी मोक्ष कहता है, क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? ये सुन अनिरुद्ध लैपटॉप में टाइप करते हुए कहता है, हाँ। ये सुन मोक्ष थोड़ा घबराते हुए सवाल करता है, आप मुझे सिंगर क्यों नहीं बनने देना चाहते हो? ये सवाल सुनते ही अनिरुद्ध के दिमाग में उसका पास्ट चलने लगता है, मैं किसी की पत्नी और माँ बनकर नहीं जी सकती हूँ, तुम्हें बच्चा चाहिए था, मुझे नहीं। पर मैं दोनों बच्चों का ध्यान रखता हूँ ना, फिर क्या प्रॉब्लम है? ये सुन औरत चिल्लाते हुए कहती है, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक माँ हूँ, बीवी हूँ, इसलिए मुझे कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी अब नहीं मिलता है। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कारण मैं यूजलेस हो गई हूँ। उन बातों को याद करते ही अनिरुद्ध के आंखों में गुस्सा भर जाता है और वो कहता है, तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या सिंगर बनना? इस सवाल को सुन मोक्ष बिना कुछ सोचे कहता है, अगर आप चाहते हो मैं सिंगर नहीं बनूं तो ठीक है, मैं पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। मोक्ष जब बिना हिचके उसे चुनता है तो अनिरुद्ध अपने सिर को उसकी गोद में रख देता है और अपने आंसू छुपाने का मोक्ष से कोशिश करता है। वही अनिरुद्ध पहली बार ऐसा कुछ किया था तो मोक्ष को बहुत स्पेशल फील हो रहा होता है और वो अपने हाथ को अनिरुद्ध के सिर पर रख देता है। तो अनिरुद्ध अपने इमोशन को कंट्रोल करने के बाद उसके गोद से अपने सिर को उठा मोक्ष के तरफ मुस्कुराते हुए देख उसके हाथ को पकड़ अपने होंठों के पास मोक्ष के हाथ को ला उसके हाथ को प्यार से चूमते हुए कहता है, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, तुम्हें देखे बिना ना मेरी सुबह होती है ना ही रात। इतना कहने के बाद वो वापस उसके हाथ को चूमने लगता है। वही दूसरी तरफ अनाया सेक पीने के बाद खड़ी हो जाती है तो विक्रांत उसके तरफ देखता है, वही सनाया भी। तभी अनाया झट से कहती है, मैं वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहने के बाद वो अपने तेज कदमों के साथ जाने लगती है। तभी विक्रांत एक नज़र उसे देखता है, फिर उसके जाने के बाद सनाया से कहता है, सनाया, हम सब जानते हैं तुम अनुराग को बचपन से पसंद करती हो, पर अनुराग की इतनी बड़ी बेटी है, तुम एडजस्ट कर लोगी? ये सुन सनाया कहती है, हाँ अनाया बहुत प्यारी है, मुझे पता है मुझे अनुराग का प्यार मिले या ना मिले, मुझे अनाया का पूरा प्यार मिलेगा। पता है अनुराग अनाया मेरी बेटी, दोस्त, मम्मा सब बनकर रहती है। इनफैक्ट मोक्ष भी, दोनों के साथ टाइम एक्सपेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सनाया के बातों को सुन विक्रांत कहता है, वैसे तुम्हारी खुशी इम्पोर्टेंट है। ये सुन सनाया मुस्कुरा देती है, फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए सवाल करती है, वैसे विक्रांत, हम पांचों इतने अच्छे दोस्त थे, पर तुम चारों के बीच हुआ क्या? सनाया के इस सवाल पर विक्रांत कहता है, सनाया जो भी हुआ इसमें तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ हम दोनों की दोस्ती भी खत्म हो जाए। ये सुन सनाया कहती है, ओके ओके, पर मैं चाहती हूँ हम पांचों पहले की तरह साथ बैठकर बातें करें और बहुत एंजॉय करें। ये सुन विक्रांत खड़ा हो कहता है, मैं आता हूँ। विक्रांत इस टॉपिक से रिलेटेड सनाया से कोई बात नहीं करना चाहता था। विक्रांत के ऐसे ये कहने से सनाया भी समझ चुकी थी। वही विक्रांत फिर खड़ा हो जाने लगता है। मॉल के साइड में जाने के बाद वो सिगरेट जला सिगरेट के कस ले रहा होता है। तभी अनाया वॉशरूम से बाहर निकल जा रही थी। तभी विक्रांत उसे सिगरेट पीता हुआ नजर आता है तो अनाया उसके पास जा कहती है, आपका मॉल है, आपने ही नो सिगरेट का बोर्ड लगाया है और आप ही पी रहे हो। ये सुन विक्रांत उस बोर्ड की तरफ देखता है, फिर अनाया की तरफ, फिर अपने सिगरेट को बुझाते हुए अनाया के तरफ देखता है तो अनाया नर्वस हो जाती है। तभी उसका फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन को निकाल विक्रांत के भाई का ही कॉल आता देखती है तो उसके चेहरे का रंग ही पूरा उड़ जाता है। तभी विक्रांत उसके फ़ोन की तरफ झांकता है और अपने भाई का कॉल अनाया के फ़ोन में आता देखता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वही अनाया कॉल रिसीव कर कहती है, हेलो। तो उधर से रिप्लाई आता है, कल संडे है, मेरे साथ बाहर चलोगी? ये सुन अनाया कहती है, नहीं।
तो विक्रांत का भाई कहता है, सोच लो अच्छे से, अगर नहीं चली तो मैं प्रोजेक्ट में हेल्प नहीं करूँगा। ये सुन अनाया का मुंह बन जाता है। वही विक्रांत का भाई कॉल कट कर देता है तो अनाया अपना फ़ोन देख कुछ बड़बड़ाती कि तभी विक्रांत सवाल करता है, मेरे भाई को तुम पसंद करती हो क्या? इस सवाल पर अनाया झट से कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सुन विक्रांत अपने कोल्ड आवाज में सवाल करता है, फिर तुम्हारा नंबर उसके पास कैसे है? इस सवाल पर थोड़ा हिचकिचाते हुए अनाया कहती है, मुझे एक प्रोजेक्ट में उनका हेल्प चाहिए था। वो स्कूल के टॉपर हैं ना और साइंस में बहुत अच्छे। मैं अंकल की हेल्प ले लेती पर अंकल बिजी रहते हैं और भाई को साइंस में मेरी तरह कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन विक्रांत कहता है, ओके। इतना कहने के बाद वो जाने लगता है। वही विक्रांत का ऐसा बर्ताव अनाया को कुछ समझ नहीं आता है। वो अपने तेज कदमों के साथ विक्रांत के पास जा उसके साथ चलते हुए कहती है, वैसे आपका नाम क्या है? इस सवाल को सुन अपने कठोर नज़र से विक्रांत अनाया को देख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? इस सवाल पर अपने सिर को ना में हिलाते हुए कहती है, बस टाइटल पता है। ये सुन विक्रांत गुस्से में कहता है, और मेरे भाई का पूरा नाम पता है तुम्हें? इस सवाल पर मुस्कुराते हुए अनाया कहती है, हाँ इवान, उनका नाम तो पूरा स्कूल जानता है, बहुत पॉपुलर है वो स्कूल में। अनाया के जुबान से अपने भाई का तारीफ सुन विक्रांत कोल्डली कहता है, विक्रांत चौहान नाम है मेरा, अब इसे याद रखना। ये सुन अनाया विक्रांत के तरफ देखती है और अपने मन में कहती है, ये इतने गुस्से में क्यों बता रहे हैं? क्या मैं नाम पूछकर गलती की? अपने मन में वो इतना कह रही थी वही वो दोनों सनाया के पास आ जाते हैं तो सनाया दोनों को साथ आता देख सवाल करती है, तुम दोनों साथ? ये सवाल सुन अनाया झट से कहती है, हाँ आते वक्त बस मिल गए। फिर तीनों साथ बैठ डिश खाते हैं जो अभी अभी वेटर रख कर गया था। वही सनाया के मॉम डैड का शॉपिंग भी खत्म हो जाता है और वो सनाया को कॉल करते हैं तो सनाया अपने पेरेंट्स को फूड कोर्ट आने को कहती है। फिर आते हैं तो विक्रांत सनाया के मॉम डैड को जानता था और वो भी तो दोनों बातें करते हैं और विक्रांत उनके लिए भी डिश ऑर्डर करता है। कुछ वक्त के बाद वो सब मॉल से बाहर निकल जाते हैं। फिर विक्रांत अपने कार में और वो सब अपने कार में बैठ निकल जाते हैं। जब विक्रांत कार में बैठा अपनी आंखों को बंद कर सिर को शीट पर टिकाए था तभी उसे उसके भाई का कॉल आता है तो वो अपनी आंखें खोल अपने फ़ोन को निकाल अपने भाई का कॉल आता देख कॉल पिक कर कोल्ड आवाज में कहता है, हाँ। अपने भाई का आवाज सुन वो झट से कहता है, भाई मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? ये सुन विक्रांत सवाल करता है, कितने? इस सवाल पर वो झट से कहता है, 5 लाख। ये सुन अपने आईब्रो को उचकाते हुए विक्रांत सवाल करता है, और इतने पैसे तुम्हें चाहिए क्यों? ये सवाल सुन इवान मुस्कुराते हुए कहता है, भैया बहुत मुश्किल से मैं कल अनाया को अपने साथ बाहर जाने के लिए मनाया हूँ तो उसे प्रपोज करने के लिए सुंदर सा डायमंड रिंग लेना चाहता हूँ और बिल्कुल मूवी में जैसे प्रपोज किया जाता वैसे करूँगा। ये सब अनाया को बहुत पसंद है, शायद मेरे वैसा करने से वो मुझे हाँ कह दे। अपने भाई के बातों को सुन विक्रांत कोल्डली कहता है, तुम्हें प्रपोज करना तो तुम खुद कमाओ। इतना कहने के बाद विक्रांत गुस्से में कॉल कट कर देता है और अपने आप में कहता है, प्रोजेक्ट के लिए यही हेल्प चाहिए था उसे। वही ड्राइवर विक्रांत के गुस्से से भरे चेहरे के साथ दिख रहा था। दूसरी तरफ इवान फोन कट होने पर कहता है, खरुश भाई, मेरे लव लाइफ पर ग्रहण लगा कर बैठे हैं, मैं अब किससे पैसे मांगूं? मॉम डैड से मांगूंगा तो मुझे पढ़ाई पर ध्यान देने का लेक्चर मिलेगा, तो क्या नानू से मांगूं? एक वही तो है मेरे लिए। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने नानू को कॉल कर देता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष को बहुत जोरों का भूख लगने लगा था। वो अनिरुद्ध की तरफ देखता है जो काम में पूरा व्यस्त था पर तभी उसका ध्यान मोक्ष पर जाता है जो उसे ही घूरे जा रहा था। तो उसके चेहरे को देख मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध सवाल करता है, क्या तुम्हें भूख लगा है? इस सवाल पर मोक्ष झट से हाँ कहता है तो अनिरुद्ध खड़ा हो अपनी कोट उठा उसे पहन कहता है, चलो। तो जल्दी से मोक्ष टेबल से उतर जाता है। तभी केबिन डोर नॉक होता है तो अनिरुद्ध कहता है, अंदर आ जाओ। तभी चिराग केबिन के अंदर आ अपने बॉस और मोक्ष को देखता है फिर कहता है, सर आपसे अंशिका मिलने आई है। ये सुन मोक्ष का चेहरा उतर जाता है। वही अनिरुद्ध कहता है, तुम मोक्ष को रेस्टोरेंट ले जाओ और अंशिका को मेरे केबिन भेज दो। ये सुन मोक्ष कहता है,
मुझे नहीं जाना रेस्टोरेंट, मैं यहीं बैठकर खाऊंगा। ये सुन अनिरुद्ध मोक्ष के चेहरे को देखता है जो अंशिका के नाम को सुन गुस्से में आ गया था। वो चिराग से कहता है केबिन में ही कुछ खाने के लिए ले आओ। ये सुन चिराग ओके कहता है। वही मोक्ष अपने शीट पर जा बैठ जाता है और मोक्ष गुस्से में अनिरुद्ध को बस देख कुछ कहने को होता है, पर अंशिका केबिन के अंदर आ जाती है और मोक्ष को देखती है, फिर मुस्कुरा देती है तो मोक्ष भी झूठी मुस्कान मुस्कुरा सोफे पर जा बैठ जाता है। तो अनिरुद्ध उसे चेयर पर बैठने को कहता है, तभी अंशिका कहती है मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। ये सुन मोक्ष को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ा हो कहता है ओके मैं बाहर चला जाता हूँ। इतना कहने के बाद वो जाने को था, तभी अनिरुद्ध कहता है तुम जहाँ बैठे थे वहीं बैठे रहो। ये सुन मोक्ष खुश होता है कि अनिरुद्ध उसके सामने ही बात करना चाहता था, तो वो झट से बैठ जाता है, पर तभी अनिरुद्ध खड़ा हो कहता है अंशिका हम बालकनी में चल बात करते हैं। ये सुन मोक्ष कठोरता से दोनों को देख अपने मन में कहता है मैं बेवकूफ़ हूँ जो ये सोचता मैं अनिरुद्ध के लिए इम्पोर्टेंट हूँ। इतना कहने के बाद उसके चेहरे पर उदासी छा जाता है। वही अंशिका और अनिरुद्ध बालकनी के तरफ जा रहे थे, तभी अनिरुद्ध मोक्ष को देखता है, फिर एक गहरी सांस भर बालकनी से बाहर चला जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। वही मोक्ष को दरवाजा बंद होने की वजह से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर दिखाई जरूर दे रहा था। बात करते वक्त अनिरुद्ध के चेहरे पर वार्मनेस था और अंशिका के किसी बात पर वो मुस्कुरा भी रहा था। ये देख मोक्ष को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। वही दूसरी तरफ रचना बहुत उदास थी। वो अपने फ़ोन को हाथ में ले विहान का नंबर निकाल मैसेज टाइप करती है, मुझे नहीं पता आदित्य भैया से क्या इशू है आपका, पर मैं उनके कार से बस इसलिए बाहर नहीं आई थी क्योंकि आज उन्होंने बहुत हेल्प किया था। आई एम सॉरी मैं भूल गई थी, पर मैं कल पक्का आपके साथ लंच पर चलूंगी। इतना मैसेज टाइप कर वो सेंड कर देती है। वही विहान जो गुस्से में अपनी असिस्टेंट ईशानी पर चिल्ला रहा था, पर उसके फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है तो वो अपना फ़ोन टेबल से उठा मैसेज पढ़ता है, फिर गहरी सांस भरते हुए अपने असिस्टेंट से कहता है दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सुन ईशानी अपने मन में कहती है सर को आज किस बात का दौरा पड़ रहा है। अपने मन में इतना कहते हुए वो निकल जाती है। वही विहान रचना के मैसेज को पढ़ने कर भी अभी कोई जवाब नहीं देता है। वही दूसरी तरफ मैसेज रीड हो गया है पर विहान ने रिप्लाई नहीं दिया है। ये देख रचना को बहुत गुस्सा आने लगता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष अपने बाइक को ले निकल चुका था। वही चिराग खाना लेकर आता है, पर मोक्ष को केबिन में ना देख अनिरुद्ध और अंशिका दोनों जहां बातें कर रहे थे वहां जा कहता है सर मोक्ष केबिन में नहीं है। ये सुन अनिरुद्ध अपने फ़ोन को निकाल मोक्ष को कॉल करता है, पर कॉल मोक्ष नहीं उठाता है तो अनिरुद्ध चिराग की तरफ देख कहता है मोक्ष शायद कंपनी में कहीं हो, गार्ड्स को उसे सर्च करने को कहो। ये सुन यस सर कह चिराग वैसा ही करने लगता है। तभी अनिरुद्ध अंशिका की तरफ देख कहता है सॉरी अंशिका, पर मैं बाद में इस बारे में बात करता हूँ। इतना कहने के बाद वो केबिन से बाहर जाते हुए चिराग से कहता है पता चलते ही मुझे इन्फॉर्म करना। इतना कहने के बाद अपने केबिन से वो बाहर जाते हुए अपने आप में कहता है मोक्ष तुम्हें कहीं जाना था तो मुझे कहते। इतना कहने के बाद वो अपने फ़ोन निकाल मेंशन में कॉल करता है तो सनाया कॉल उठाती है। हेलो। सनाया के आवाज़ को सुनते ही अनिरुद्ध कहता है मोक्ष मेंशन लौट गया है क्या। अनिरुद्ध के सवाल पर सनाया नहीं का जवाब देती है तो अनिरुद्ध आगे बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। वही मोक्ष ड्रिंक शॉप में जा पहले बियर लेने का सोचता है पर फिर रुक जाता है, पर आखिर में बियर के कुछ केन लेने के बाद वो बाइक पर ही बैठ बियर का ढक्कन खोल पीने लगता है। वही अनिरुद्ध मोक्ष का लोकेशन ट्रेस कर वहां पहुंच जाता है, फिर उसे बाइक पर बैठ बियर पिता देख गुस्से में अपने कार से बाहर निकल उसके पास जा उसके हाथ से बियर ले जमीन पर फेंक देता है। वही मोक्ष अपने नजरों को उठा अनिरुद्ध के तरफ देख अपने नशे से भरे आवाज में कहता है आपने मेरा बियर क्यों फेंका। इसका कोई जवाब ना दे अनिरुद्ध उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगता है तो मोक्ष अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता है छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो। पर अनिरुद्ध कुछ ना सुन कार के पास आ कार डोर खोल उसे कार के अंदर धकेल कार का दरवाजा बंद कर गुस्से में दूसरे तरफ जाते ही चिराग को कॉल कर देता है और जैसे ही चिराग कॉल उठाता है उसका कुछ सुने बिना ही अनिरुद्ध अपने कोल्ड आवाज में कहता है
मोक्ष का बाइक मेंशन पहुंचा देना। अनिरुद्ध को बहुत अच्छे से पता था मोक्ष को अपने बाइक से बहुत प्यार है। वही अपने बात को कहने के बाद अनिरुद्ध कॉल कट कर कार के अंदर जा बैठ कार स्टार्ट कर देता है। तभी मोक्ष कहता है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आप जिसके बातों को सुन मुस्कुरा रहे थे उसे ले जाओ अपने साथ। ये सुन अनिरुद्ध मोक्ष के तरफ देखता है जो नशे में धुत था। फिर ड्राइव करते हुए सवाल करता है, तुम्हें जलन हो रहा था इसलिए ड्रिंक किए? ये सुन मोक्ष गुस्से में पर नशे से भरे आवाज में कहता है, हाँ बहुत जलन हो रहा था। मेरा मन कर रहा था मैं आपका हाथ पकड़ उससे दूर कर अपने साथ ले चलूं। मोक्ष की बातें सुन अनिरुद्ध के होंठों पर मुस्कान आ जाता है और वो कहता है, अगली बार ऐसा करने का दिल करे तो कर लेना। ये सुन मोक्ष अनिरुद्ध के तरफ देख बहुत मासूमियत से नशे से भरे आवाज में सवाल करता है, सच में आपको गुस्सा नहीं आएगा? इस सवाल पर मुस्कुराते हुए अनिरुद्ध मोक्ष को देखता है। फिर अपनी कार को ड्राइव करते हुए ही अपने फोन को निकाल अनुराग को मैसेज कर देता है, मोक्ष ने थोड़ा ड्रिंक कर लिया है इसलिए मैं मोक्ष को अपने साथ फार्म हाउस लेकर जा रहा हूँ। सनाया के पेरेंट्स आए हुए थे और वो नहीं चाहता था कि मोक्ष को वो ड्रंक हालत में देखे। मैसेज करने के बाद अनिरुद्ध अपना फोन अपने जेब में वापस रख ड्राइव पर फोकस करने लगता है। वही अनुराग मैसेज पर ओके का मैसेज कर देता है। वही दूसरी तरफ टाइम होने के बाद आदित्य जय की तरफ देखता है जो खड़े था। आदित्य भी खड़ा हो केबिन से बाहर जाते हुए कहता है, चलो। तो जय जिसका पैर इतने देर खड़े होने की वजह से कांप रहा था वो आगे बढ़ने लगता है पर लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाता है। तो आदित्य मुड़ उसके तरफ देखता है। वही जय उठने लगता है पर जय की वीक कंडीशन को देख आदित्य का दिल कर रहा था वो जय को अपने गोद में उठा ले पर फिर वो आगे मुड़ वापस चलने लगता है। वही जय भी किसी तरह उठ मुश्किल से चलते हुए एलिवेटर के पास आ जाता है और दोनों नीचे आने के बाद आदित्य उसे अपने गोद में उठा लेता है तो जय उसे देखता रहता है। वही आदित्य कार के पास आ अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, कार डोर ओपन करो। तो जय कार डोर खोल देता है। तभी आदित्य उसे शीट पर अच्छे से बैठा कार का दरवाजा बंद कर देता है और खुद ड्राइविंग शीट पर बैठ कार स्टार्ट करने से पहले अपने मेंशन में कॉल कर सभी सर्वेंट को अपने घर जाने का ऑर्डर दे देता है। फिर कार स्टार्ट कर देता है। वही दूसरी तरफ फार्म हाउस आ गया था तो अनिरुद्ध अपने कार को रोक अपने कार से बाहर निकल जाता है। वही अनिरुद्ध को बाहर निकलता देख मोक्ष भी कार से बाहर निकल जाता है और लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है। तो अनिरुद्ध उसके पास आ उसे अपने गोद में उठा फार्म हाउस के अंदर उसे ले जाने लगता है। वही मोक्ष को अनिरुद्ध के शरीर से इतना अच्छा खुशबू आ रहा होता है कि वो उसके सीने के करीब जा अनिरुद्ध के स्मेल को सूंघने लगता है। तो अनिरुद्ध मोक्ष के ऐसा करने से उसे अपने शरीर में अलग ही एहसास होने लगता है पर खुद को कंट्रोल करते हुए वो उसे फार्म हाउस के अंदर ला उसे सोफे पर रख उससे दूर होना चाहता था पर मोक्ष उसके कॉलर को पकड़ अपने करीब कर अनिरुद्ध के शरीर से आ रहे महक को सूंघते हुए अपने नशे से भरे आवाज में कहता, आप कितना टेस्टी स्मेल कर रहे हो, मुझे बहुत भूख लगा है, क्या मैं आपको खा जाऊं? मोक्ष की बातें सुन अनिरुद्ध उसके हाथ को पकड़ अपने कॉलर से उसके हाथ को पकड़ उसे खुद से दूर कर कहता है, मैं कोई डिश नहीं हूँ, तुम्हें भूख लगा है तो शांति से बैठो, मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। इतना कहने के बाद उसके बगल में बैठ वो ऑर्डर करने लगता है पर मोक्ष वापस उसके करीब आ उसके गर्दन पर अपने हाथ रख उसके गर्दन पर अपने नाखून सटा देता है। मोक्ष के ऐसा करने से अनिरुद्ध अपना कंट्रोल खोने लगा था। वो खाना ऑर्डर ना कर मोक्ष के हाथ को पकड़ उसे सोफे पर लेटा उसके ऊपर आ मोक्ष के नशे से भरी आंखों में देखते हुए कहता है, मोक्ष तुमने मुझे उकसाया है। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूमने लगता है। अनिरुद्ध के चूमने से मोक्ष को बहुत सुकून मिल रहा होता है और वो अपने हाथ को अनिरुद्ध के गर्दन में मोड़ देता है और उसे किस तो करना नहीं आता था पर जैसा जैसा अनिरुद्ध कर रहा था वो उसे करने दे रहा था। मोक्ष के होंठों को चूमते हुए उसका कंट्रोल हद से पार होने लगता है तो वो उसे चूमना बंद कर मोक्ष के चेहरे को देखता है जो लाल हो चुका था। वो दूर जाना तो चाहता था पर मोक्ष का नशे से हुए सेडिक्टिव चेहरे को देख वो उससे दूर जा नहीं पा रहा था। अनिरुद्ध अपना कोट खोल शर्ट के बटन खोलने लगता है तो ये देख मोक्ष उठ अपने हाथ को अनिरुद्ध के सीने के पास ले जा कहता है, कॉमिक में अल्फा ओमेगा को शर्ट का बटन खोलने बोला था और मैं आपका ओमेगा हूँ।
अनिरुद्ध को मोक्ष की बातें समझ नहीं आ रहा था। क्या अल्फा क्या ओमेगा। वही मोक्ष अनिरुद्ध के शर्ट के बटन को खोलने लगता है। शर्ट के बटन खोलने के बाद वो उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा कर कहता है, आप कितने हॉट हो, मुझे भी ऐसा बॉडी चाहिए। अनिरुद्ध उसके टी शर्ट को पकड़ खोलते हुए कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारा सॉफ्ट वाइट स्लिम बॉडी देखना पसंद है। इतना कहने के बाद वो उसे वापस सोफे पर लेटा उसके गर्दन को चूमते हुए अपने हाथ को उसके सीने के पास ले जाता है। जैसे सेंसिटिव हिस्सा पर हाथ फेरता है तो नशे के कारण गहरी सांसें होने के साथ साथ मोक्ष के जुबान से मदहोशी से भरी आवाजें आने लगती है और वो अपने हाथ को अपने होंठों के पास ला रख देता है। वही उसके गर्दन को किस करना बंद कर मोक्ष को देखता है तो अनिरुद्ध एक पल और इंतजार नहीं करता है और अपने होंठों को उसके सीने के पास ले जा। जैसे ही अपनी जीभ उसके सेंसिटिव हिस्से पर लीक करता है तो मोक्ष अपने हाथ को अनिरुद्ध के सिर पर रख देता है और उसकी मदहोशी सी भरी आवाजें तेज हो जाती है। तो अनिरुद्ध अपने हाथ को उसके सीने के दूसरे साइड के सेंसिटिव हिस्से में ले जा अपने दो उंगलियों के बीच रख पिंच करता है तो मोक्ष के जुबान से अनिरुद्ध का नाम निकल जाता है, अनिरुद्ध। वही अनिरुद्ध जब अपना नाम सुनता है तो उसका एक्साइटमेंट और बढ़ जाता है और वो पैशनेटली लिक करते हुए उसके दूसरे साइड के सेंसिटिव हिस्से को छूने लगता है। वही मोक्ष भी अपना पूरा कंट्रोल खो चुका था। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था पर नशे में होने के कारण वो ना जानना चाहता था अनिरुद्ध क्या कर रहा है, बस उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वही अनिरुद्ध धीरे धीरे अब किस करते हुए नीचे जाने लगता है और अपने मन में कहता है, मैं एक बार तुम्हारे करीब आ गया तो बार बार आऊंगा और ये सही नहीं। इतना कहने के बाद वो उससे दूर हो जाता है पर मोक्ष को देख वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था, इसलिए वो उठ मोक्ष से दूर जाने को था पर मोक्ष अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता है, रुक क्यों गए, प्लीज अनिरुद्ध मत रुकिए। ये सुन अनिरुद्ध मोक्ष के तरफ देखता है कि तभी मोक्ष उठ उसके करीब जा उसके होंठों पर किस करने लगता है। मोक्ष प्रॉपर किस तो नहीं कर रहा था पर अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी मोक्ष अपने हाथ को उसके कमर पर ले जाते हुए बैट खोलने लगता है तो अनिरुद्ध उसे रोकने के लिए उसके हाथ को पकड़ता है पर मोक्ष उसे किस करना बंद कर अपने सेडिक्टिव नजरों से देख अनिरुद्ध से कहता है, यू आर माइन, तो मुझे आज आप पूरे तरीके से चाहिए ताकि आप किसी और के कभी ना होने का सोच सको। ये सुन अनिरुद्ध उसके हाथ को छोड़ देता है। वही मोक्ष उसके बेल्ट को खोल बचे कपड़े को निकाल उसके शरीर को मोक्ष चूमते हुए नीचे आ जाता है, फिर सेंसिटिव पार्ट के पास आता है और पसीनेटली किस करते हुए अपने मूवमेंट को बढ़ा देता है। तो अनिरुद्ध अपने आगे आए बाल को पीछे धकेल अपने मन में कहता है, मोक्ष तुमने कहाँ से ये सब सीखा है। अपने मन में इतना कहते हुए वो मोक्ष के तरफ देखता है तो मोक्ष भी उसे सेडिक्टिव नज़र से देखने लगता है। तभी अनिरुद्ध उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके होंठों को एक बार फिर किस करने लगता है और उसके जीन्स को खोल उसे अपने गोद में उठा उसके होंठों को किस करते हुए उसे रूम के अंदर ले जा बेड पर रख उसके करीब जा शरीर में प्रवेश करने को होता है तो दर्द के कारण मोक्ष के आंखों में आंसू आ जाता है और अपने हाथ को अनिरुद्ध के सीने पर रख देता है तो अनिरुद्ध मोक्ष के आंखों में आंसू देख रुक जाता है, फिर उसके आंखों से आंसू पोंछ उसे अपने बाहों में भर वैसे ही लेट जाता है। वही दूसरी तरफ आदित्य सावर लेकर बस तौलिए में रूम के अंदर आता है तो देखता है जय को वो जहां बैठाया था बेड पर अब भी वो वही था, जरा सा हिला भी नहीं था। ये देख वो जय के पास जाता है तो जय बहुत घबरा जाता है और अपने हाथ का मुट्ठी बांध लेता है। ये देख आदित्य कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें छूना जरूर चाहता हूँ पर अब मैं तभी छूंगा जब तुम खुद मुझसे भीख मांगोगे, जाओ जाकर सावर ले लो। इतना कह उससे दूर हो जाता है और वो अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगता है। वही जय जल्दी से बाथरूम चला जाता है। जय के बाथरूम जाने के बाद आदित्य बेड पर जा बैठ अपने फ़ोन को टेबल से उठा हॉस्पिटल के डॉक्टर को कॉल करता है तो डॉक्टर कॉल उठा लेता है। फिर वो जैसे ही हेलो कहता है आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है, उस ओल्ड विमेन का ट्रीटमेंट बंद कर दो और ये इन्फॉर्मेशन उसके ग्रैंडसन को दे देना। इतना कह जय को कहना क्या है ये भी बता देता है। ये सुन डॉक्टर ओके सर कहता है, फिर आदित्य कॉल कट कर देता है। वही जय नहाकर अपना टी शर्ट और ट्राउजर पहन बाहर आता है तभी आदित्य उसके तरफ देखता है। जय के गर्दन पर टिका पानी देख आदित्य उसके तरफ अट्रैक्टिव फील कर रहा था।
वही जय आदित्य के तरफ देख भी नहीं रहा होता है, तभी जय का फोन बजता है तो जय जा अपने फोन को उठा। हॉस्पिटल से कॉल आता देखता है तो कॉल उठा वो हेलो करता है। तभी डॉक्टर कहता है आपकी दादी का ट्रीटमेंट रुकवा दिया गया है, अब जब तक आप आगे का पेमेंट पे नहीं करते हैं इलाज नहीं होगा, और हाँ पेमेंट क्लियर नहीं हुआ तो आपको अपनी दादी को यहाँ से लेकर आज ही जाना होगा। इतना कहने के बाद डॉक्टर कॉल कट कर देता है। वही जय के आंखों से आंसू गिरने लगता है। वो आदित्य की तरफ देख रोते हुए कहता है क्यों क्यों आप ऐसा कर रहे हो, आपने कहा था मैं आपका प्रिटेंडिंग गर्लफ्रेंड बनूंगा तो आप मेरी दादी का इलाज करवाओगे। ये सुन आदित्य शैतानी मुस्कान के साथ उसे देख कहता है हाँ पर तुम मेरे प्रिटेंडिंग गर्लफ्रेंड भी ढंग से नहीं बन पाए तो मैं क्यों आगे तुम्हारी दादी का ट्रीटमेंट करवाऊं। ये सुन जय आदित्य के पास जा कहता है सॉरी, इस बार मैं अच्छे से बनूंगा, आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं दूंगा। इतना कहने के बाद अपने घुटने के बल बैठ वो हाथ जोड़ कहता है पर प्लीज मेरी दादी माँ का ट्रीटमेंट मत रुकवाओ। ये देख शैतानी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए आदित्य उसके चिन्ह पर हाथ रख उसके चेहरे को उठा उसके आंखों में देखते हुए कठोरता से कहता है तुम्हें पता है मुझे अब क्या चाहिए, सो मुझसे उस चीज के लिए बेग करो, शायद मैं मान जाऊं। ये सुन जय को थोड़ी देर पहले जो आदित्य ने कहा था उसे वो याद आता है तो वो उसे याद कर रोते हुए कहता है प्लीज मुझे आपके साथ वो सब करना है। ये सुन आदित्य डेविल मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए सवाल करता है क्या करना है। इस सवाल को सुन बहुत मुश्किल से जय उस शब्द को कहता है अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को। जय के कहे शब्द को सुन आदित्य कहता है मुझे अब भी नहीं लग रहा है तुम सच में मेरे से बेग कर रहे हो। ये सुन जय आदित्य के तौलिए को हटाते हुए वो भीख मांगने के अंदाज में कहता है तो आदित्य क्रूर तरीके से कहता है देन सेटिस्फाई मी। ये सुन जय आदित्य के शरीर से तौलिया हटा तो दिया था पर अपने नजरों को फेरा हुआ था, तभी आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो जाओ अपनी दादी को हॉस्पिटल लेने, पर हाँ दोबारा मेरे पास मत आना। ये सुन जय के आंखों से आंसू आने लगता है और वो उसे सेटिस्फाई करने के लिए अपने होंठों को उसके सेंसिटिव हिस्से में रख देता है। वही आदित्य बस जय को देखने लगता है। कुछ वक्त के बाद जय दूर हो बाथरूम भागते हुए जाता है। वही आदित्य अपने फोन को निकाल डॉक्टर को कॉल कर कहता है ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो। वही जय बाथरूम के शीशे पर खुद को देखता है और उसके आंसू रुक नहीं रहे होते हैं। तभी आदित्य बाथरूम के दरवाजे के पास जा दरवाजे से टिक खड़ा हो जय के तरफ देखते हुए कहता है बिना मुझे पूरे तरीके से सेटिस्फाई किए तुम कैसे दूर जा सकते हो। ये सुन जय आदित्य के तरफ देखता है। तभी आदित्य कोल्डली कहता है अपने चेहरे को साफ करो और बेड पर आओ, और हाँ इसके बाद एक भी आंसू मुझे नजर नहीं आना चाहिए। ये सुन जय अपने चेहरे पर पानी मारने लगता है। वही आदित्य बेड पर जा बैठ अपने सिर पीछे टिका सिगरेट जला सिगरेट की कस लेने लगता है। तभी जय बाथरूम से बाहर आ आदित्य के पास जाता है तो आदित्य सिगरेट बुझा उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच उसके चीन पर अपने उंगलियों को रख उसके चेहरे को उठा उसके आंखों में देखता है, फिर कहता है मुझे किस करो। इतना कह उसके चेहरे से अपने हाथ को हटा देता है। वही ये सुन जय उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को चूमता है। जय बस अपने होंठों को टिकाया हुआ था तो आदित्य उसके होंठों को खाना ही शुरू कर देता है और अपने हाथ को जय के पीठ पर रख उसके कपड़े के अंदर ले जाने को था, पर जय घबरा जाता है और अपने हाथ आदित्य के सीने पर रख उसे खुद से दूर कर देता है। तो आदित्य उसे अपने कठोर नजरों से देखता है। तभी जय उसके कठोर नजर से देख हिचकिचा कर कहता है मैं अपने कपड़े खोल लेता हूँ। इतना कहने के बाद वो ऐसा करने लगता है और आदित्य उसे देखता रहता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष के सो जाने के बाद उसके शरीर को पानी से अच्छे से साफ कर अनिरुद्ध फार्म हाउस में उसका जो भी कपड़ा था उसमें से एक टी शर्ट निकाल उसे पहना देता है, और टी शर्ट इतना बड़ा था कि पजामे का उसे जरूरत ही नहीं पड़ता है। वही दूसरी तरफ आदित्य जय को बिस्तर पर कर उसके ऊपर आ उसके होंठ और पूरे जिस्म को चूमने लगता है। फिर जब अपने कंट्रोल को खोने लगता है तो उसके शरीर में प्रवेश करता है। वही जय के आंखों से आंसू आने लगा था, पर वो अपने आंखों में आए आंसू को दबाने के लिए अपने आंखों को कस के बंद कर लेता है। वही दूसरी तरफ विहान अपने बेड पर लेटा रचना के मैसेज को ही देखता रहा था। फिर वो मैसेज टाइप करता है ओके, पर कल अपना पूरा दिन तुम्हें मेरे साथ बिताना होगा।
इतना मैसेज टाइप कर वो रचना को सेंड कर देता है। वही रचना अब तक जागी हुई थी। उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन का आवाज़ आता है तो वो अपने फ़ोन को उठा देखती है। विहान का मैसेज देख उसे बहुत अच्छा लगता है। वो झट से मैसेज बैक कर देती है, ओके। वैसे भी कल संडे था, बस उसे बहाना सोचना था। तो वो जय को मैसेज करती है, हाय। उसे पता था जय रात को स्टडी करता है, इसलिए वो मैसेज कर रही थी। वही आदित्य जय के साथ अब भी वो सब कंटिन्यू रखा था। जय के फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है तो जय की आंखें खुल जाती है। वही नोटिफिकेशन के आवाज़ को सुन जय अपनी आंखें खोला है। ये देख आदित्य उसके कानों के करीब जा अपने सेडिक्टिव आवाज़ में कहता है, तुम देखना चाहते हो किसका मैसेज तुम्हें आ रहा है? ये सुन जय कुछ नहीं कहता है। वही आदित्य उससे दूर हो उसके फ़ोन को उठा मैसेज देखता है, रचना का है। ये देख आदित्य का चेहरा डार्क हो जाता है। फिर वो अपने कठोर आवाज में एक नाम लेता है, रचना। ये नाम सुन जय उठता है तो उसे जोरों का पेन होता और वो अपनी आंखें बंद करता है। तभी आदित्य उसे ऐसा करता देख कठोरता से कहता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारे लिए रचना, पर क्या जब मैं तुम्हारा अभी का फोटो क्लिक कर उसे भेज दूं तो? ये सुन जय के चेहरे पर घबराहट छा जाता है और वो हकलाते हुए कहता है, प्लीज ऐसा मत करिएगा। ये सुन आदित्य शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए कहता है, जब तुम प्लीज कहते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना कहने के बाद वो रचना को मैसेज टाइप करता है। वही जय अपना फ़ोन आदित्य के हाथ से लेना चाहता था पर उसके पास इतना हिम्मत नहीं था। तभी रचना का रिप्लाई आता है, अगर तू पढ़ाई से डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो क्या मैं तुझे कॉल करूं? ये मैसेज पढ़ आदित्य जय के करीब बैठ कहता है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे बारे में कितना सोचती है, उसे लग रहा तुम पढ़ाई कर रहे हो। ये सुन जय कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वही आदित्य कहता है, चलो उसे क्लियर कर ही लेता हूँ। जय को कुछ समझ नहीं आता है। वही आदित्य कॉल कर देता है तो जय हैरानी से आदित्य के तरफ देखता, फिर कुछ कहता कि रचना कॉल उठा लेती है। वही कॉल स्पीकर पर था। जब रचना हेलो कहती है तो आदित्य जय दोनों ही सुनते हैं। फिर जय जल्दी से कह पड़ता है, हाँ रचना। जय के आवाज में दर्द महसूस कर रचना कहती है, क्या तुझे अभी भी बहुत दर्द हो रहा है? उसके बातों को सुन जय कहता है, नहीं। वही आदित्य जय का कान के करीब जा उसे किस करते हुए अपने धीमे आवाज में कहता है, क्या मैं बता दूं तुम बहुत दर्द में हो, पर ये दर्द बहुत अलग है। वही जय आदित्य के बातों को सुन आदित्य के तरफ अपने चेहरे को मोड़ लेता है। तभी रचना कहती है, मोक्ष मुझे कल कहीं जाना है तो क्या तू मम्मा पापा से बात कर कहेगा कि तू मुझे अपने साथ बाहर लेकर जा रहा है? ये सुन जय आदित्य को देखना बंद कर रचना से कहता है, ओके, पर कहाँ जा रही है? इस सवाल पर रचना मुस्कुराते हुए कहती है, मैं बाद में बताऊंगी कभी। ये सुन जय को पास्ट का इंसिडेंट याद आता है रचना का, तो वो झट से कहता है, रचना संभल कर, तेरे साथ पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है। ये सुन रचना कहती है, प्लीज जय मुझे स्कूल के दिनों का कुछ भी याद नहीं करना है और यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं, बस मुझे थोड़ा बाहर जाना है और तुम मम्मा को जानते ही हो, वो मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देती है छुट्टियों में तेरे बिना। ये सुन जय कहता है, ओके मैं बोल दूंगा, कल बात करते हैं। इतना कह वो जल्दी से कॉल कट कर देता है तो रचना अपना मुंह फूला खुद में कहती है, भाई तो बोल देता, इतना क्या जल्दी था। वही दूसरी तरफ आदित्य जय को वापस बेड पर लेटा उसके चेहरे पर अपनी उंगली से सेडिक्टिवली फेरते हुए कहता है, बहुत प्रोटेक्टिव हो उसके लिए और कहते हो वो बस दोस्त है। आदित्य की आवाज में ठंडक था जिससे अपने हकलाए आवाज में जय कहता है, दोस्त हूँ इसलिए बस प्रोटेक्टिव हूँ। लगता है आपका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए आपको ये दोस्ती की जगह कुछ और लगता है। ये सुन आदित्य को अपने दोस्तों के साथ खासकर एक लड़के के साथ बिताया हुआ मेमोरीज याद आने लगता है और वो गुस्से में कहता है, अपने हो या दोस्त बस दर्द और धोखा ही मिलता है, इसलिए मैं किसी को अपने बहुत करीब नहीं रखता हूँ। आदित्य की बातों को सुन जय आदित्य के तरफ देखता है। वही आदित्य अपने पास्ट मेमोरी से बाहर आ जय के तरफ देखते हुए कहता है, मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। इतना कहने के बाद वो उसके होंठों को चूमने के बाद वापस कंटिन्यू करता है,
वहीं दूसरी तरफ बड़े से रूम के आलीशान बेड पर विक्रांत लेटा था और लड़की उसके शरीर को चूम रही थी, पर विक्रांत के दिमाग से बस अनाया और कल उसका भाई उसे प्रपोज करेगा वही चल रहा होता है। वो गुस्से में लड़की को खुद से दूर कर कहता है, जाओ यहाँ से। ये सुन लड़की विक्रांत को देख कहती है, क्या आपको अच्छा नहीं लगा मैं कुछ नया करूं? ये सुन विक्रांत गुस्से में उसके तरफ देखता है तो वो कहती है, सॉरी सर। फिर अपने कपड़े पहन जाने लगती है। वही विक्रांत बाथरोब अपने जिस्म में डाल सिगरेट का बॉक्स उठा बालकनी के पास जा खड़ा हो सिगरेट को जला उसके कस लेता है। तभी उसे अनाया का बात याद आता है। फिर वो मुस्कुराते हुए सिगरेट के कस ले अपने आप से कहता है, लिटिल गर्ल तुम पहली लड़की हो जिसके बात को सुन मैं सिगरेट उस वक्त नहीं पिया। खुद में इतना कहने के बाद वो अपने रूम में जा फोन टेबल से उठा अपने असिस्टेंट को कॉल कर देता है तो उसका असिस्टेंट कॉल उठा लेता है। तभी बालकनी के पास जाते हुए वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है, कल इवान कहाँ जा रहा है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ये सुन असिस्टेंट थोड़ा हैरान था पर फिर भी वो कहता है, ओके सर। ये सुन विक्रांत कॉल कट कर सिगरेट के कस लेते हुए ही कहता है, जब से हमारे बीच एक्सीडेंटल किस हुआ है तब से कोई लड़की मेरे करीब आती है तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। इतना कहने के बाद वो सिगरेट के कस लेते हुए बस अनाया के बारे में सोचने लगता है। फिर सिगरेट खत्म होते ही वो सिगरेट नीचे फेंक अपने फ़ोन को ऑन कर सोशल मीडिया में जाता है और अनाया का प्रोफाइल खोलता है। अनाया ने अपने और मोक्ष के साथ ढेर सारे पिक्चर्स डाले थे जिसे देख अनिरुद्ध के होंठों पर मुस्कान टिका था और उसके तस्वीर पर अपने हाथ फेरते हुए वो कहता है, तुम बहुत क्यूट हो। तभी उसे अनाया का अनिरुद्ध के साथ पिक्चर दिखता है तो गुस्से में अपने फ़ोन स्क्रीन को ऑफ कर कठोरता से कहता है, बस यही रीजन से मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें उसके फैमिली से बिलोंग नहीं करना चाहिए था। इतना कहने के बाद वो चांद के तरफ देखता है। वही दूसरी तरफ अनुराग सो चुका था तो सनाया अनुराग के करीब जा अपने हाथ को उसके सीने पर रखती है। तभी अनुराग उसके हाथ को साइड कर अपने कोल्ड नज़र से उसे देखता है तो वो दूरी बनाकर लेट खुद में बढ़ाती है, बस पकड़ ही तो रही थी, खा थोड़ी गई थी। अनुराग भी सनाया के बातों को सुनता है पर कोई रिएक्ट नहीं करता। ये देख सनाया अपने मन में कहती है, एक दिन तो मैं आपको सेड्यूस करके रहूंगी। धीरे धीरे फिर ये रात बीतने लगता है। सुबह का वक्त हो चुका था। मोक्ष का नींद खुलता है तो वो अपने आप को अनजान रूम में देखता है। ये अनिरुद्ध का फार्म हाउस था, यहाँ कभी कोई नहीं आया था। जब भी अनिरुद्ध अकेले टाइम एक्सपेंड करना चाहता था तो यहाँ आ जाया करता था। मोक्ष उठकर बैठ जाता है और बेड से उतरने को था तभी अनिरुद्ध कॉफी लेकर अंदर आता है। ड्रिंक के बाद मोक्ष को कुछ याद नहीं रहता था इसलिए वो अनिरुद्ध के सामने आ कॉफ़ी जब वो उसके तरफ बढ़ाता है तो कॉफ़ी लेते हुए वो सवाल करता है, हम कौन से जगह पर है और आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मोक्ष के सवाल को सुन अनिरुद्ध कहता है, ये मेरा फार्म हाउस है, वैसे तुम्हें कुछ भी याद नहीं, कल तुमने क्यों ड्रिंक किया था और हमारे बीच क्या हुआ? ये सुन मोक्ष का चेहरा लाल हो जाता है और वो हिचकिचाते हुए सवाल करता है, हमारे बीच क्या हुआ था? मोक्ष के लाल हुए गाल और उसके सवाल को सुन अनिरुद्ध उसके करीब जा कहता है, याद कर लो। इतना कहने के बाद अपना कॉफ़ी ले पीने लगता है। वही मोक्ष से तो अब कॉफ़ी भी पिया नहीं जा रहा था। वही दूसरी तरफ जय का नींद खुलता है और वो अपने सामने आदित्य को सोया देखता है तो एक बार फिर उसे रात का सब याद आने लगता है और वो उठने को होता है पर उसे जोरों का दर्द होता है और वो चीख पड़ता है, आह। तभी आदित्य का नींद खुलता है और वो जय की तरफ देखता है, फिर उठकर बैठ उसके करीब जाता है तो जय पीछे हो जाता है। तो आदित्य उसे कठोरता से देखता है। वही जय थोड़ा डरे हुए आवाज में कहता है, अब आप मेरी दादी माँ का इलाज करवाओगे ना? इस सवाल पर आदित्य कहता है, हाँ, अब मेरे पास आओ। ये सुन जय आदित्य के पास जाना नहीं चाहता था पर आदित्य को गुस्सा दिला फिर अपनी दादी के इलाज में कोई कमी करना भी नहीं चाहता था इसलिए वो उसके करीब चला जाता है। जय जब उसके करीब आता है तो आदित्य अपने हाथ को उसके सिर पर ले जा बाल ऊपर कर उसके चोट को देखता है, फिर अपने हाथ उसका सिर से हटा कहता है, तुम्हारा बैंडेज खुल गया है, सावर ले लो, मैं दूसरा बैंडेज लगा दूंगा। ये सुन जय कहता है, मैं कर लूंगा।
इतना कहने के बाद वो जाने को था, पर आदित्य उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच उसके आंखों में कठोरता से देख कहता है, जो मैं कहूँ उसे बस सुनो और जो मैं करना चाहूँ शांति से मुझे करने दो, गोट इट। इतना कहने के बाद वो बेड से नीचे उतर जय को अपने गोद में उठा बाथरूम जाने लगता है। तो जय कहना तो चाहता था उसे गोद से नीचे उतारे, पर कहने का हिम्मत नहीं होता है। वही आदित्य जय को बाथरूम में ले जा बाथटब में डाल देता है तो थोड़ा जय घबरा सा जाता है अचानक से बाथटब में गिरने से। वही आदित्य भी उस बाथटब के अंदर आता है तो जय का दिल जोरों से धक धक करने लगता है। वही बाथटब के अंदर आने के बाद आदित्य अपने करीब जय को कर बैठ जाता है तो जय को आदित्य के करीब रहने से बहुत नर्वस फील हो रहा था। वही आदित्य अपने मन में कहता है, विक्रांत तुमने कहा था मैं इसे यूज कर लूंगा तो मेरा मन इससे भर जाएगा, बट आफ्टर स्पेंडिंग वन नाइट विद इट आई फील लाइक यूजिंग इट ऑल द टाइम। अपने मन में इतना कहने के बाद जय के गर्दन पर अपने होंठों को रख उसके गर्दन को चूमने लगता है तो जय का शरीर जम जाता है। वही आदित्य जय के गर्दन को किस करते हुए अपने हाथ को आगे जय के सीने में ले जा उसके सेंसिटिव हिस्से को छूता है तो जय का चेहरा लाल हो जाता है और वो रोकना चाहता था पर रोककर आदित्य को ऑफेंड करने का हिम्मत उसमें नहीं था। वही आदित्य फिर उसके चेहरे पर हाथ रख अपने तरफ मोड़ उसके होंठों को जा पेशेनेटली किस करते हुए अपने हाथ जब वो नीचे ले जाता है तो जय उसके हाथ को पकड़ लेता है। तभी आदित्य उसे किस करना बंद कर अपने कठोर नज़र से जय की तरफ देखता है। तब जय अपने चेहरे को झुकाए कहता है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ये सुन आदित्य कहता है, फाइन, आज संडे है तो तुम पूरा दिन आराम कर खुद को ठीक कर लो, बिकॉज मुझसे वेट नहीं हो रहा है। इतना कहने के बाद वो उसके साथ ही नहाने लगता है। फिर तौलिया लपेट जय को अब भी बाथटब में बैठा देख कहता है, जल्दी बाहर आव। इतना कहने के बाद वो बाथरूम से बाहर जाने लगता है। वही जय के आंखों से आंसू आने लगता है। फिर वो बाथटब से उठ बाथरूम के शीशे के पास जाता है और अपने शरीर को देखता है। पूरे शरीर पर किसके निशान बने हुए थे ये देखकर जय शावर ऑन कर अपने शरीर को रगड़ने लगता है, साथ ही रोने भी। तभी आदित्य बाथरूम के दरवाजे से टिक उसे ऐसा करता देख अपने कोल्ड आवाज में कहता है, तुम्हारे ऐसा करने से माफ नहीं जाएगा और अगर चला भी जाता तो मैं और दे देता। आदित्य की बातों को सुन जय शांत हो गया था। तभी आदित्य अपने कोल्ड आवाज में कहता है, जल्दी बाहर आव। इतना कहने के बाद वो बाहर चला जाता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष के लिए चिराग कपड़ा ले आया था, साथ ही ब्रश वगैरह भी और नाश्ता भी। मोक्ष जल्दी से फ्रेश हो सावर ले कपड़ा पहन बाहर आ जाता है तो देखता है अनिरुद्ध के सामने चिराग खड़ा था और अनिरुद्ध चिराग को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तभी मोक्ष को आता देख अनिरुद्ध उसे उसके बगल में बैठने का इशारा करता है तो मोक्ष जा अनिरुद्ध के बगल में बैठ जाता है। तभी अनिरुद्ध टेबल पर रखे ब्रेकफास्ट को सर्व करने को था। तभी चिराग कहता है, मैं कर देता हूँ सर। इतना कहने के बाद वो नाश्ता निकाल देता है। जब मोक्ष नाश्ते में आलू पराठा और दही साथ ही सैंडविच देखता है तो मोक्ष के मुंह में पानी आ जाता है। वैसे भी कल उसने कुछ भी नहीं खाया था तो वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करने को था। तभी उसे अनिरुद्ध कहता है, पहले अपना हाथ साफ कर लो। ये सुन मोक्ष जल्दी से अपने हाथ साफ करने जाने को होता है, पर अनिरुद्ध को फिर देखता है तो वो किचन का रास्ता दिखा देता है। फिर वो जल्दी से अपने हाथ साफ कर आ जाता है। फिर दोनों साथ नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद तीनों फार्म हाउस से बाहर निकल जाते हैं। फिर मोक्ष का नज़र अपने बाइक पर जाता है। उसे देख वो अपने बाइक के पास जाने को था, पर अनिरुद्ध उसके कॉलर को पकड़ उसे बाइक के तरफ जाने से रोक कहता है, चिराग तुम्हारे बाइक को ले आएगा, मेरे साथ चलो। इतना कहने के बाद वो कार का दरवाजा खोलता है। वही मोक्ष अपना मासूम सा चेहरा बना अनिरुद्ध को देखता है तो अनिरुद्ध कहता है, तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते हो। इस सवाल पर मोक्ष झट से कहता है, जाना चाहता हूँ। फिर वो कार के अंदर बैठ जाता है, पर अपने बाइक को ही वो देख रहा था। वो अपने बाइक को किसी को छूने नहीं देता था। वही अनिरुद्ध ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट करने को था। तभी मोक्ष कहता है, चिराग भैया मेरे बाइक को तोड़ देंगे क्या, थोड़ा प्यार से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। ये सुन अनिरुद्ध कार स्टार्ट कर आगे बढ़ाते हुए कहता है, चिराग को बाइक चलाना अच्छे से आता है, तुम फिक्र मत करो। इतना कहने के बाद वो अपने कार का रफ्तार बढ़ा देता है। तभी मोक्ष सवाल करता है, वैसे हमारे बीच क्या हुआ था। इस सवाल पर अनिरुद्ध कहता है,
जब तुम्हें याद नहीं तो मैं आज फिर वो सब कर तुम्हें याद दिला सकता हूँ। ये सुन मोक्ष को कुछ याद नहीं था, पर फिर भी उसका चेहरा लाल हो जाता है। कुछ वक्त के बाद मोक्ष अनिरुद्ध मेंशन पहुंच जाते हैं। फिर अनिरुद्ध टाइम देखता वही मोक्ष कार से बाहर निकल अनिरुद्ध को बाहर ना आता देख वो सवाल करता है, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? इस सवाल पर अनिरुद्ध झट से जवाब दे देता है, मुझे लेट हो रहा है। ये सुन मोक्ष अपने होंठों का पाउट बना लेता है। तभी अनिरुद्ध कहता है, इस साइड आओ। तो मोक्ष उस तरफ चला जाता है। तभी अनिरुद्ध कार का दरवाजा खोल उसे झुकने का कहता है तो वो झुक जाता है। तभी अनिरुद्ध उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को प्यार से चूमने लगता है। वही अनाया रेडी हो नीचे गई ही थी। तभी वो अनिरुद्ध को मोक्ष को किस करते हुए देखती है तो दीवार के पीछे हो जाती है ताकि अनिरुद्ध और मोक्ष दोनों उसे देख ना ले। फिर वो अपने मन में कहती है, चाचू भाई को ऐसे किस क्यों कर रहे हैं? ये सवाल उसे बहुत खटकने लगता है। वही अनिरुद्ध मोक्ष को किस करना बंद कर कहता है, अंदर जाओ। तो मोक्ष मुस्कुराते हुए उसे देखता है फिर अंदर जाने लगता है। वही अनिरुद्ध वहां से निकल जाता है। वही मोक्ष अंदर जाते हुए अनाया को खड़ा देखता है तो उसे लगता है कि शायद अनाया उन दोनों को किस करते हुए देख ली है। तभी वो अनाया की तरफ घबराते हुए उसे देखता है और कुछ कहता कि तभी अनाया अपने होंठों पर मुस्कान ला कहती है, आप आ गए भैया, आप पूरी रात कहाँ थे? मैं आपको बहुत मिस की। ये सुन मोक्ष को थोड़ा राहत मिलता है। तभी मोक्ष झूठ कह देता है, मैं फ्रंट के घर पर रुक गया था, वैसे तुम कहीं जा रही हो क्या? इस सवाल पर अनाया उसे बता देती है, वो मुझे साइंस प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें मेरे एक सीनियर हेल्प कर रहे हैं, बस उनसे ही मिलने जा रही हूँ। ये सुन मोक्ष कहता है, चल मैं छोड़ दूँ। ये सुन अनाया कहती है, ओके भैया। फिर दोनों बाहर आते हैं। चिराग मोक्ष का बाइक रख चला गया था तो गराज से दूसरा हेलमेट ला एक अनाया को पहना देता है और एक खुद पहन बाइक पर बैठ जाता है तो अनाया उसके पीछे बैठ जाती है। फिर मोक्ष बाइक स्टार्ट कर देता है। तभी अनाया मोक्ष को पकड़ लेती है और मोक्ष नॉर्मल स्पीड में बाइक चलाते हुए जा रहा था क्योंकि अनाया उसके साथ थी। मोक्ष के लिए अपनी बहन की सेफ्टी उसके लिए बहुत जरूरी था। कुछ वक्त के बाद इवान एक कैफे के बाहर ही अनाया के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वही विक्रांत को जब पता चलता है वो किसी कैफे के बाहर है तो विक्रांत भी कार के अंदर बैठा रोड के दूसरे साइड था। तभी एक बाइक का कैफे के पास रुकता है। फिर मोक्ष अपने हेलमेट को खोलता है। वही अनाया बाइक से उतर अपना हेलमेट खोल मोक्ष के तरफ बढ़ा देती है। वही मोक्ष को इवान जानता था क्योंकि वो इस स्कूल का सीनियर रह चुका था। इवान मोक्ष के पास आ कहता है ब्रो, बहुत टाइम के बाद आपसे मिल रहा हूँ। मोक्ष और इवान दोनों ही फुटबॉल टीम में थे और मोक्ष का फुटबॉल बहुत अच्छा था इसलिए वो कैप्शन था फुटबॉल का। इवान को देख वो बाइक से नीचे उतर उससे हाथ भी मिलाता है और दोनों गले भी मिलते हैं। फिर मोक्ष कहता है, तुम अनाया का हेल्प कर रहे हो? मैं जब स्कूल में था तब सुना था तुम साइंस में बहुत अच्छे हो। ये सुन इवान कहता है, मैं तो बस पढ़ाई में ही अच्छा हूँ और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में, बट आप तो सभी में अच्छे थे ब्रो। ये सुन मोक्ष कहता है, पढ़ाई को छोड़कर। फिर दोनों स्कूल टाइम में साथ जब खेलते थे उससे रिलेटेड बात करते हैं। तभी इवान कहता है, फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है, सभी सीनियर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी आओ। ये सुन मोक्ष कहता है, नहीं मैं किसी से कांटेक्ट में नहीं हूँ, ना रखना चाहता हूँ, वैसे तुम जिसके लिए आए थे वो करो, मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो अनाया के तरफ देख कहता है, प्रोजेक्ट बन जाए तो कॉल करना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद वो अपने बाइक में बैठ निकल जाता है। मोक्ष के जाने के बाद इवान कहता है, देखो तुम्हारा भाई भी मुझे पसंद करता है, तुम्हें हाँ कह देना चाहिए मुझे। ये सुनकर भी अनाया कोई जवाब नहीं देती है और अपने ख्यालों में ही गुम रहती है। तभी इवान उसके हाथ को पकड़ता है तो दूर से देख रहा विक्रांत गुस्से में अपने मुट्ठी को बांध लेता है। वही अनाया अपने होश में आ जल्दी से अपना हाथ को झटक कहती है, इवान मैं आपसे हेल्प जरूर मांग रही हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। अनाया के बातों को सुन इवान कहता है, ठीक है फ्यूचर गर्लफ्रेंड, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, ये बताओ कैफे चलना है या एम्यूजमेंट पार्क? ये सुन अनाया कहती है, हमें प्रोजेक्ट डिस्कशन कर लेना चाहिए। तभी इवान कहता है, यार मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बना दिया हूँ, तुम उसका टेंशन मत लो,
आज बस मेरे साथ टाइम एक्सपेंड करो, शायद तुम मुझे लाइक करने लगो। ये सुन अनाया कहती है, क्या आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया? पर मैं अपना प्रोजेक्ट खुद बनाना चाहती थी, मुझे बस आपका। इससे आगे वो कुछ कहती कि तभी इवान उसके होंठों पर अपने उंगली को रख देता है। वही दोनों को इतने करीब देख विक्रांत को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अपना फ़ोन निकाल इवान को कॉल कर देता है। वही रिंग होते ही इवान अपने उंगली को अनाया के होंठों से हटा अपने फ़ोन को निकाल स्क्रीन पर अपने भैया का नाम देखता है तो वो कॉल उठा कहता है, हाँ भैया। ये सुन अनाया झट से इवान के तरफ देखती है। तभी विक्रांत अनाया के रिएक्शन को देखते हुए अपने कोल्ड आवाज में सवाल करता है, तुमने रिंग ले लिया? ये सुन इवान अनाया के तरफ देख कहता है, अनाया तुम। इससे आगे वो कुछ कहता कि इवान के हाथ से उसका फ़ोन ले धीरे से कहती है, आप मेरा नाम मत लो, आपके भैया सोचेंगे हम डेट कर रहे हैं। तो इवान कहता है, सोचने दो। तो उसे घूरकर अनाया देखती है। तभी इवान कहता है, ओके, तुम कैफ़े के अंदर बैठो, मैं भाई से बात करके आता हूँ। ये सुन अनाया उसे उसका फ़ोन दे देती है, फिर कैफ़े के अंदर जाने लगती है। वही अपने भाई को अब भी लाइन में देख इवान झट से कहता है, नहीं आपने तो पैसे ही नहीं दिया और नानू से मांगने का मतलब था। अनाया का जवाब भी उन्हें बताना पड़ता और मुझे पता है अनाया मुझे ना करेगी। भाई कोई टिप्स दो ना, मैं इतना हैंडसम क्यूट हूँ, वो मुझे ना क्यों करते रहती है। ये सुन विक्रांत कहता है, क्योंकि तुम उसके बार बार क्लोज जाने की कोशिश करते हो, उसे इग्नोर करो, जितना काम हो बस उतना ही बात करो। ये सुन इवान कहता है, क्या ये काम करेगा? तो विक्रांत झट से कहता है, हाँ क्यों नहीं, जब ये काम कर जाए तब मैं तुम्हें रिंग के लिए पैसे जरूर दे दूंगा। ये सुन इवान खुशी से कहता है, थैंक यू भाई। अच्छा वो अंदर बैठी है, मैं उसके पास जाता हूँ। तभी विक्रांत अपने कोल्ड आवाज में कहता है, यही तो बेवकूफ़ी करते हो, उसे कॉल करो और बोलो तुम्हें डैड ने किसी काम से बुलाता है तो तुम्हें जाना पड़ रहा है। ये सुन इवान कहता है, भाई उसे बुरा लगेगा और मैं कितने मुश्किल से उसे मनाया हूँ। ये सुन विक्रांत कहता है, ठीक है तो जो करना है करो, मुझसे एडवाइस क्या मांग रहे हो? ये सुन इवान कहता है, ओके मैं अनाया को कम से कम कैफ़े के अंदर जाकर बाय बोल कर आऊं। तो विक्रांत झट से कहता है, नहीं। तो अपना बेचारा सा चेहरा बना ओके कह देता है। तो विक्रांत कॉल कट कर देता है, उसे तो बस इतना ही सुनना था। वही इवान अनाया को कॉल कर देता है और जैसा विक्रांत उसे कहा था वो भी अनाया से कह निकल जाता है। दूसरी तरफ विक्रांत खुद में ही कहता है, जो मेरी है उस पर मैं किसी को अपना हक जताने नहीं दे सकता हूँ। विक्रांत खुद में इतना कहता है। वही कैफ़े के अंदर बैठी अनाया अपने लिए ओरियो शेक और फ्रेंच फ्राई मंगवा लेती है, क्योंकि इतनी जल्दी वो अपने भाई को कहेगी उसे लेने आए तो वो 1000 सवाल करेगा। साथ ही जब से वो अनिरुद्ध और मोक्ष को किस करते हुए देखी थी तो थोड़ी परेशान भी थी, इसी वजह से वो अभी मेंशन नहीं जाना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत अनाया को कैफ़े से बाहर आता नहीं देखता है तो कार से बाहर निकल कैफ़े के दरवाजे के पास कुछ सेकंड खड़ा हो कुछ सोचता है, फिर कैफ़े का दरवाजा खोलता है तो सभी विक्रांत को ही हैरानी से देखने लग जाते हैं और आपस में ही बात करने लगते हैं। और कैफ़े का ओनर साथ ही स्टाफ भी इतने बड़े बिजनेसमैन को अपने कैफ़े में आता देख हैरान हो गए थे। वही आसपास के आवाज़ों से अनाया भी अपने ख्यालों से बाहर आती है। तभी उसकी नज़र विक्रांत पर पड़ती है, वही विक्रांत की भी। विक्रांत उसके तरफ जाने लगता है तो अनाया थोड़ा घबरा जाती है। वही विक्रांत उसके पास जा बगल में बैठ जाता है तो अनाया का दिल जोरों से धक धक करने लगता है। तभी वेटर अनाया का ऑर्डर लाता है, साथ ही थोड़ा हिचकिचाते हुए विक्रांत से सवाल करता है, सर आपका ऑर्डर? ये सुन वेटर के तरफ देख अपने कोल्ड आवाज में विक्रांत कहता है, ब्लैक कॉफ़ी। ये सुन अनाया को जब ब्लैक कॉफ़ी का टेस्ट याद आता है तो उसका मुंह बन जाता है। फिर वेटर के जाते ही अनाया अपने घबराए आवाज में सवाल करती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अनाया के इस सवाल पर अनाया के तरफ देखते हुए विक्रांत कहता है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ? वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस सवाल को सुन अनाया हिचकिचाते हुए कहती है, बस बोर हो रही थी इसलिए आ गई। ये सुन विक्रांत अपने मन में कहता है, लिटिल गर्ल तुम्हें झूठ भी बोलना आता है। अपने मन में इतना कहने के बाद ओरियो शेक देख विक्रांत कहता है, लगता है तुम्हें ओरियो शेक बहुत पसंद है।
ये सुन अपने फीके आवाज में ही अनाया कहती है, हाँ। अनाया उसके सामने होने से घबराती थी, पर उसके चेहरे और बातों में कभी फीकापन नजर नहीं आता था विक्रांत को। अनाया के फीके आवाज को सुन विक्रांत अपने मन में कहता है, क्या इवान के जाने से ये इतनी उदास है, पर इसे तो इवान पसंद नहीं था ना। अपने मन में इतना कहने के बाद वो अनाया के सिर पर हाथ रखता है तो अनाया हैरानी से उसके तरफ अपने आंखों को बड़ा बड़ा कर देखती है। तभी विक्रांत उसके नजरों को देखते हुए सवाल करता है, क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? विक्रांत के सवाल को सुन अनाया उसके आंखों में देखते हुए कहती है, आपको कैसे पता? वो ये सवाल की ही थी कि तभी वेटर कॉफी लेकर आता है तो विक्रांत अपने हाथ को हटा कॉफी ले उसका शिप पीते हुए कहता है, बस तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है, कोई बात है तो शेयर कर सकती हो, मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं तुम्हारी बातें सुन लूँगा। ये सुन अनाया कहती है, क्या आप बोर होते हैं तो ऐसे कैफे में आप किसी की भी बातें सुनने को रेडी रहते हैं? अनाया के ऐसे सवाल को सुन विक्रांत कॉफी का शिप पीते हुए कहता है, नहीं, पर तुम किसी मैन नहीं आती हो, तुम्हें मैं जानता हूँ। विक्रांत के बातों को सुन अनाया अपना शेक पीते हुए कुछ सोचकर कहती है, अच्छा, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर सकती हूँ? ये सुन विक्रांत हाँ करता है तो अनाया अपना सवाल करती है, दो लोग किस कब करते हैं? ये सवाल सुन विक्रांत अनाया के तरफ अपने आईब्रो को उचकाते हुए देख कहता है, क्या तुम्हें किसी ने किस किया है या तुम की हो? इस सवाल पर अनाया झट से कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं तो किसी और को देखी हूँ बस। ये सुन विक्रांत को थोड़ा सुकून मिलता है, फिर वो सवाल करता है, किसे? पर इस सवाल पर अनाया चुप्पी बनाकर रखती है। तभी उसे चुप देख विक्रांत कहता है, मुझे इन सब का आइडिया नहीं है, पर शायद दो लोग जब एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हैं तो किस करते हैं। ये सुन अनाया खुद में कहती है, पर वो दोनों कैसे फील कर सकते हैं एक दूसरे के लिए? क्या इसलिए एंगेजमेंट की बात से वो इतने परेशान थे? अनाया की बातें विक्रांत को सुनाई दे रहा था। जब वो ये कहती है तो विक्रांत को समझ आ जाता है वो किसकी बात कर रही है, तो वो उसके चेहरे पर अपने हाथ को रखता है। वही कैफे में सभी विक्रांत को देख रहे थे, तभी उसके पीछे बैठी लड़की मुड़ मुड़ कर जो विक्रांत को देख रही थी वो अपने दोस्त से कहती है, ये लड़की कौन है? तभी दूसरी लड़की कहती है, मुझे तो बहन लगती है। ये सुन विक्रांत का चेहरा डार्क हो जाता है। वही अनाया को विक्रांत के ऐसे उसे छूने से बहुत हैरान हो जाती और बस विक्रांत के आंखों में देखते रहती है। तभी विक्रांत अपने हाथ पीछे कर कहता है, जल्दी खत्म करो और मेरे साथ चलो। ये सुन उसे अनाया सवाल करती है, कहाँ? इस सवाल पर विक्रांत उसे बस अपने डार्क नजरों से देखता है तो अनाया जल्दी जल्दी अपना फ्रेंच फ्राई खाने लगती है। तभी विक्रांत अपने मन में कहता है, मैं और देर यहाँ नहीं रुक सकता, ना ही मुझे अनाया को अकेले छोड़कर जाना है। इतना कहने के बाद वो अनाया के तरफ देखने लगता है जो अपने मुंह में भर भर कर खा रही थी, जिससे वो बहुत क्यूट लग रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जय रचना की मॉम से बात कर लिया था तो रचना रेडी हो अपने घर से निकल जाती है। कुछ दूरी वो चली ही होती है कि तभी विहान का कार उसके पास आ रुक जाता है। फिर वो कार के अंदर जा बैठ जाती है।